मेडिकल पंडित है हैं और कुमाऊं यूनिवर्सिटी से मैंने MA PhD किया है और मेरे शोध का विषय भी गहरी जनक्रांति था। इसका सीधा संबंध सुमन और नागेंद्र से है और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस माँ की कोख से सीधे सुमन पैदा हुए और जिसकी गोद में खेले, सुमन की मृत्यु के कुछ साल बाद जब वो देवराज आई मेरे निवास पे, मेरे चाचा पेंदाल गद्दे के आतिथ्य में रही, तो हम उनकी गोद में खेले हैं, मैं और मेरे चाचा का लड़का थे। मुझे इस बात की खुशी है कि सीधे सुमन 1942 में जब विश्राम करना चाहते थे तो देवराज में उसी कमरे में आए जिसमें अभी भी मैं रहता हूँ, भले अब मैं कुछ साल से देहरादून शिफ्ट हो गया। मुझे इस बात का भी गर्व है कि सीधे सुमन ने जिस प्रजामंडल की स्थापना की थी उस प्रजामंडल के बाद में मेरे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, जिसे महासचिव कहा जाता है, मेरे चाचा प्रेमलाल रहते रहे और मैं कम्युनिस्ट पार्टी से विभिन्न पदों में रहने के बाद अब राज्य काउंसिल का एक परमानेंट निवासी। तो आप सीधे सुमन जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताइए। देखिए, सीधे सुमन एक कृषक परिवार में पैदा हुई और बचपन से उनमें कुछ करने की थी, लेकिन पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थी कि वो आगे नहीं बढ़ सकते थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। 1915 मई को उनका जन्म हरिराम बडोनी जी के घर पे होता है। उनका नाम देवदत्त बडोनी था, उनके बड़े भाई की परशुराम बडोनी था, उनसे बड़े भाई का नाम कमलन बडोनी था और उनकी एक छोटी सी बहन गायत्री। जब सीधे सुमन का देहांत हुआ तो उनके पिताजी की उम्र महज 36 साल थी और उस साल जो है भयंकर गर्मी, अकाल और यहाँ तक कि हैजा का प्रकोप हुआ और उनके पिताजी केवल ज्योतिषी भी थे, वैद्य भी थे, घर से बाहर रहते थे। इसलिए घर से बाहर किसी गांव में जाकर के हैजे के मरीजों का इलाज करते करते उनकी देह भी शांत हो गई, जिसे लेकर उनकी माता आई और उन संस्करणों को सीधे सुमन अपने आगरा सेंट्रल जेल के सत्संगों में लिखी। निधि पास करने के बाद दोनों भाई कमलनैन जी और परशुराम जी तो रोजी रोटी में लग गए। परिवार के लोग चाहते थे कि सुमन जी ऐसा ही करें, लेकिन सीधे सुमन ने अपना आगे अध्ययन करने का निश्चय किया और वो परिवार की इच्छा के लिए देहरादून आ गए। देहरादून में आकर के सीधे सुमन ने सबसे पहले तो सनातन धर्म पाठशाला में अध्यापन का कार्य किया, लगभग 1.5 साल उन्होंने कार्य किया। इसी बीच एक की बड़ी घटना है कि उनके भाइयों ने किसी पड़ोसी से ज़मीन खरीदी और सुमन से कहा हमने ज़मीन खरीदी है, वो भी उन्होंने बिना राज्य की अनुमति के। ये विधान ये था कि कोई ज़मीन खरीदता हो तो राज्य को अनुमति लेकर के नहीं तो जुर्माना पड़ता था। तो खरीदी, उन्होंने देखा कि भाई तुम परिवार के हैं, तो उन्होंने जवाब दिया आपको ज़मीन खरीदने की पड़ी है और मुझे अपने लिए विस्तृत क्षेत्र बनाने की। तो वहीं से लगता है कि सुमन का एक उद्देश्य बहुत आगे तक था, तो हिंदी साहित्य की विशेष योग्यता का है। इससे क्या हुआ कि प्रजा गाँव को इंद्रजीत सकलानी ने उनको नौकरी दिया, ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने उसको पूरा। इसी तरह महाराज ने कहीं उनको नगर बुला के नौकरी के लिए कहा तो उन साहब का महाराज में चंद टुकड़ों के लिए अपने भविष्य के विकास को नहीं हो सकता, तो उन्होंने टुकड़ा किया और उसके बाद वो लाहौर आ गए। लाहौर आकर के उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसी ओरिएंटल कॉलेज से उन्होंने रत्नाकर वगैरह की कोई डिग्रियाँ पास की। उसी बीच 1925 में मोतीलाल नेहरू का निधन होता है। पूरे देश के अंदर देशव्यापी हड़ताल होती है। ओरिएंटल कॉलेज में भी हड़ताल हो जाती है, स्टूडेंट इसमें शामिल हो जाते हैं, नतीजा ओरिएंटल कॉलेज से निकाल दिए जाते हैं। यहाँ पर श्यामचंद नेगी से उनकी मुलाकात होती और दोनों शहर के बारे में चिंतन करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला सामाजिक काम सीधे सुमन ने लाहौर के अंदर केजी समाज सुधार संघ की स्थापना की। बाद में उन्होंने दिल्ली आकर के गणदेश सेवा संधि बनाया और 1936 का अवसर। तो इसी बीच लाहौर के अंदर उनका और शिक्षण पर होता रहा और यहाँ के लाहौर की घटना हो या दिल्ली का पैसा है तो उनका संपर्क भाई परमानंद से हुआ। भाई परमानंद हिंदू महासभा के बहुत बड़े लीडर थे और वो एक हिंदू अखबार को निकालते थे, जिसमें उन्होंने काम किया। यहीं से वो एक हिंदू महासभाई विचारधारा में रम गए, लेकिन कैरी के प्रति उनका वो जो जुनून था, जो अंदर घुस रहा था दम, वो कम नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने
वहाँ पर इसी बीच में तो मलेरिया हो जाता है। भयंकर मरे उनके बड़े भाई परशुराम बगुनी एक्सप्रेस में काम करते थे, उनको वापस लिया है। यहाँ वापस ला करके उन्होंने थोड़ी दिन एक वैद्य के साथ काम किया, तो उनका पैतृक व्यवसाय था वैद्य की। दूसरा उन्होंने मनुदेव शास्त्री के साथ उनके राष्ट्रमत अखबार में भी कार्य किया। उन्हें पत्रकारिता क्षेत्र में वो समानांतर चलते रहे और मनुदेव शास्त्री के साथ संपर्क के कारण ही उनके और उनकी अपनी साहित्यिक प्रतिभा के कारण काका केलकर बहुत प्रभावित हुए और वो अपने साथ वर्धा ले जाते हैं। इससे पहले 1930 के आंदोलन में बंदी हो जाते हैं बच्चे और बालक होने के कारण उनको 14-15 दिन के कारावास के बाद छोड़ दिया जाता है। तो लाहौर से वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली में मनुदेव शास्त्री के साथ काम करने लगे और मनुदेव शास्त्री के साथ संपर्क के कारण ही वो काका केलकर के साथ जो बड़े साहित्यिक प्रवृत्ति के आदमी थे उनके साथ वो वर्धा गए और वर्धा आश्रम को देखने के बाद वो बड़े प्रभावित हुए और वहाँ से आकर वो शिमला के सम्मेलन में शामिल होते हैं। बस उनकी राजनीतिक दिशा हिंदू महासभा से हट करके गांधीवाद की तरफ शिफ्ट होती गई और गांधीवाद की तरफ ऐसे पूरी दिल्ली में आकर के एक और सामाजिक काम उन्होंने किया। वहाँ एक देवनागरी महाविद्यालय की स्थापना की। हालांकि वो ज़्यादा नहीं चला, उसकी व्यवस्थाएँ पूरी नहीं हो सकी, वो बंद करना पड़ा, लेकिन उनके सामाजिक कामों में एक देवनागरी महाविद्यालय की स्थापना की। 1937 के 17 जून को उनका दिल्ली से सुमन सौरभ एक काव्य संग्रह छपता है और 1938 के अंदर वो शायद गणदेश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में करते हैं। दिल्ली के बाद जब उनको कुछ दिन घर भी आए, मलेरिया हुआ था तो पास इलाज के लिए आते जाते रहे। अब वो वापस वहाँ से इलाहाबाद चले गए। कुछ दिन विनय जो उसका अपनी पत्नी 1938 के अंदर उनका विवाह कृपाराम सकलानी की पुत्री डब्बू यानी जिसका नाम बाद में विनय लक्ष्मी सुमन हुआ उसके साथ होता है और वो वाजपेयी के साथ उनकी कुछ शिक्षा व्यवस्था कर फिर उनको जाकर के वर्धा आश्रम ले जाते हैं जहाँ उन्होंने डब्बू का नाम अपनी श्रीमती डब्बू का नाम विनय लक्ष्मी सुमन रखा और अपना नाम देवदत्त से बदल के श्रीदेव सुमन रख दिया। ये एक नाम परिवर्तन था उन्होंने कहा। अब 1938 में तक वहाँ आ गए दिल्ली। इसके बाद ये देहरादून में आकर इन्होंने क्या कहते हैं श्यामचंद नेगी से उनसे मुलाकात हुई। दोनों के दिमाग में था, श्यामचंद एक अच्छे पत्रकार थे, दिल्ली में बहुत अच्छा उनका कमान था पत्रकारिता पे। तो इन श्यामचंद नेगी के घर पे 23 जनवरी 1939 को कुछ लोगों की उपस्थिति में यही राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है और यही राज्य प्रजामंडल की स्थापना में उस वक्त जो उसके पहले अध्यक्ष थे गोविंदराम भट्ट बैरिस्टर थे, उपाध्यक्ष उसके शंकर दत्त 2 बार थे, शंकर दत्त 2 बार बाद तक रहे प्रजामंडल के नेता। तीसरे सुरेश सुमन उसके सचिव थे और श्यामचंद नेगी उसके प्रचार मंत्री और श्रीराम भट्ट जो दरबार साहब में रहते थे महन जी के यहाँ तो कोषाध्यक्ष थे। ये इसके बाद 1900 लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सुमन ने प्रजामंडल की स्थापना की। जब प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन होता है तो उसमें सुमन को कहीं नहीं लिया जाता, लेकिन सुमन छूटे नहीं। सुमन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं रहूं पद पे या न रहूं, वो अपने मिशन से कायम रहे। प्रजामंडल की स्थापना के बाद उन्होंने सीधे केरी के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की और उनसे ये प्रतिबंध हटाने की मांग की, जिन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, वो वापस आ गए। 1941 में फिर हो जाते हैं, उनको जो है सभाबंदी। हाँ, 1939 में जहाँ प्रजामंडल की स्थापना उसके तुरंत बाद केरी रियासत एक कानून पास करती जिसे सभाबंदी कानून कहते हैं। उसका नाम रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी एसोसिएशन एक्ट। इसके तहत बगैर दरबार की अनुमति के कोई वहाँ सभा नहीं कर सकता था, बिना वहाँ पंजीकरण किए हुए कोई संस्था वहाँ बनाई नहीं जा सकती थी। लिहाजा प्रजामंडल जो 1939 में बना था इन एग्जाइल, उसको लंबे समय 1940 तक निर्वासन में रहना पड़ा, इन एग्जाइल रहना पड़ा और ये सुमन की मृत्यु के 2 साल बाद ही। इसके बाद सुमन 1941 में आते हैं तो उन पर जो है प्रतिबंध लग जाता है, उनको अब निष्कासित कर दिया जाता है 2 महीने के निर्वासन के बाद। फिर आते हो, उनको फिर गिरफ्तार करके किलचगर में छोड़ा जाता है। इस तरह इसके बाद 1941 में गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह आता है, क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस ने
रियासतों में कांग्रेस जन की ऐसे सीधे हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी थी। ये आ जाए वो पड़ोसी राज्य, पड़ोसी जिले गढ़वाल में डाडा मंडी के पास जाकर के सत्याग्रह को भर्ती का काम शुरू करने लगे। उसके बाद वो कुछ दिन जब आंदोलन समाप्त हुआ तो देवराज में आके हमारे घर पे रहे और कुछ दिन विश्राम के बाद फिर अपने मिशन पे TVWS चले गए। इसके बाद फिर 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन को गठित करने के लिए टीवी में जब उन्हें संभावना, फिर भी उसके बावजूद सुमन की बड़ी खासियत थी। 1940 में जब गए तो उन्होंने असेंबली के 1939 में रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एसोसिएशन एक्ट पास होता है। उसी वक्त राजा का भाषण होता है कि हम बहुत तेजी के साथ उत्तरदायी शासन की ओर बढ़ रहे हैं, हम शीघ्र उसको प्राप्त कर देंगे। प्रजामंडल की ये पहली मांग थी कि महाराज की छत्र छाया में रियासत में उत्तरदायी शासन है। उत्तरदायी शासन का मतलब आप नॉमिनल हेड रहेंगे ब्रिटिश राजा या रानी की तरह या भारत के राष्ट्रपति की तरह और बाकी सरकार देंगे। तो ये महाराज ने कहा। तो 1942 के आंदोलन में 29 अगस्त को वो देवराज के अंदर गिरफ्तार होते हैं। उसमें यह है कि किसी पत्रकार विद्याधर जंगवाल से भिखारी के यहाँ खाना खाने के बाद कोटनी गाँव है 1.5 किलोमीटर से, वहाँ एक पाठशाला के स्टूडेंट लौट के आ रहे थे। पुलिस ने उनको पहले से ही पुलिस उनके पीछे लगी, उनको दबोच करके नरेंद्र नगर 14-15 दिन हालात में रखने के बाद उनको सीधे आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के वहाँ से उन्होंने कुछ संस्मरण लिखे हैं और उन संस्मरणों को जो बताते हैं कि उनको पिताई कैसे जो मैं कह रहा था ना कि माँ उनको एक दिन कंधे पे अलमरा सा लेकर के आती है, हम और वो कह रहे हमें और गाय से खेल रहे थे, बड़े भाई दोनों वहाँ से देख कर हम तिलक पड़े, गाय की अभी उनका कफन को हटा करके कह रही थी, क्योंकि बड़ी आकर्षक लड़की थी और बड़ी मोह थी पिताई आखिरकार हम समझ गई पिताई। तो वो घटना का उन्होंने जीवन किया। रक्षाबंधन पे उन्होंने अपनी बहन को दिखा था, बहन तुम्हारा बंदी भाई क्या दे अब उपहार तुम्हें, हीन राष्ट्र के हीन बंधुकों का निर्मल केवल चार तुम्हें। इन शब्दों को वो वहाँ से उन्होंने विनय लक्ष्मी सुमन के भी अपनी पत्नी के लिए वहाँ से कुछ शब्द लिखे। हाँ, जो उनकी अंतिम कविता की लाइन है, राह अब है खुद बनानी, कष्ट कठिनाइयों में धैर्य ही है बुद्धिमानी। ये अंतिम पंक्ति जो उन्होंने अपनी विनय पत्नी विनय लक्ष्मी, जो मेरा तो अवसान होने वाला है, इसलिए कभी इतिहास इसलिए उनको अपना रास्ता। तो उसके बाद श्रीदेव सुमन 1943 में छूटने के बाद फिर टिहरी के तमाम जो कांग्रेस जनता प्रजामंडल के उनसे संपर्क करते हैं, भाई चलिए टिहरी चलते हैं, जनजागरण करते हैं, कुछ जुगल बजाते हैं आज़ादी का या कुछ जो भी हो, लेकिन कोई साथ नहीं था। क्योंकि टिहरी के अंदर 1942 के आंदोलन में वीरेंद्र सतलानी और पेंदर डोभाल गई शंकर दत्त डोभाल की नंगी पीठ पे घोड़े बिछाए गए थे। वहाँ गांधी टोपी पहनकर चलना तिरंगा बड़ा भारी अपराध था। उस भय से और 1930 के तिलाड़ी के भय से वहाँ के लोग यहाँ लोग बड़े दहशत में थे और कोई सुमन के साथ, और नतीजा हुआ सुमन क्योंकि बड़े हठी स्वभाव के थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि आगे इसका अंत क्या होगा, और वो बिल्कुल अकेले ही फैक्सीबाजी तरीके से रियासत जैसी चट्टान से भिड़ने के चले गए। हालांकि उनके तौर तरीके बिल्कुल उदारवादी गांधीवादी से अहिंसक तरीके से वो काम करना चाहते थे, और वो आकर के टेरी वहाँ पुलिस ने उनको रोक दिया। वो धरने पर बैठ जाते हैं और लिखते हैं कि महाराज के जब मैं उत्तरदायी शासन की मांग और निम्न मांगों के लिए आपसे दरख्वास्त करने आ रहा था, लेकिन आज की पुलिस ने मुझे यहाँ चंबा में रोक दिया कि मैं धरने पर बैठ गया हूँ। आज की उत्तर के प्रतीक्षा में मैं यहीं तक बैठा रहूँगा। इतना कहकर इसके बाद टेरी रियासत के बंद बहन आती है, ये सुचला करके आपको दरबार में बुलाया है। उनको गाड़ी में रखकर सीधे टेरी जेल के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ उनको बड़ी यातनाएँ दी जाती है, बेड़ियाँ पहनाई जाती है, कमरे में रखा जाता है, खाना भी सही नहीं दिया जाता है, पढ़ने की इजाज़त दी जाती थी, पूजा पाठ करने की इजाज़त। उन्होंने कुछ मांगे की नहीं मानी, तो उन्होंने मई के महीने से अपना ऐतिहासिक अनशन शुरू किया और 25 जुलाई 1984 को उन्होंने 25 जुलाई 1925 को वो उनका शरीर ये बताया जाता है कि वो अंतिम अवस्था में बड़े दीक्षित अवस्था में हो गए थे। उन्होंने पानी मांगा
लेकिन उनको दूर से ही पानी मुँह पे ले जाकर दूर फेंका जाता रहा और वो उसी में मर गए। उसके बाद कुछ दिन बाद उनकी लाश को तेलंगाना बांध करके फेंक दिया जाता है। उनके कपड़े कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु पर तमाम लोगों ने, भूला भाई देसाई ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, अमृत कौर ने, कुंवर अमृत कौर ने, तमाम लोगों ने, विश्वामित्र ने, कलकत्ता के तमाम अखबारों ने, दैनिक हिंदुस्तान ने तमाम संवेदना संदेश डाले और सबने यही गलती का एक निर्गुण सुमन का बलिदान करने जाएगा। और तो उनके बलिदान पे श्रीमान मनोहर लाल दीनदयाल श्रीमन जिनका उपनाम था, वो एक तरह से श्रीदेव सुमन के एडीसी थे, उनके कारकुन थे, जो कुछ जाते थे गांव से रिपोर्ट उनको देते थे। वो लिखते हैं स्क्रिप्ट, 84 दिन गए तुम्हारी कठोर तपस्या पर, प्राणों की कठोर तपस्या को 84 दिन याद करेंगे हत्यारे की निर्दयता को। ये उनके शब्द और यही सुमन जी को श्रद्धांजलि। और सुमन को देश को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 2 साल बाद एक नौजवान नारायण सकलानी आता है, जो कि उनके क्रांति को संगठित करके और इस नगर में बलिदान होने के साथ उसकी आर्थिक क्रांति को अंजाम देती है। और 14 जनवरी 1948 को केरल रियासत आज़ाद हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सुमन ने ही केरल की क्रांति के बीज बोए, श्री गणेश किया और नागेंद्र सकलानी ने उसे अंजाम तक पहुँचाया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर श्रीदेव सुमन जी अगर आज जिंदा होते तो वो क्या करते, आज की परिस्थितियों को देखते उनका क्या व्यवहार होता, क्या वो काम करते और कैसे वो देश को सुधारते? देखिए, मैं पहले ही आपसे बता चुका हूँ कि श्रीदेव सुमन उनके बड़े पक्के थे। जिस चीज़ को निश्चय कर लेते थे उसके लिए चाहे उनको आत्म बलिदान करना पड़े, उसके लिए भी वो तैयार रहते थे। और ऐसा उन्होंने एक बार अपने संस्मरणों में लिखा भी है। और क्योंकि वो उनके पक्के थे, साथ में एक साहसी और प्रतिवादी तरह के इंसान थे। और जिस दौर में सुमन रियासत से भिड़े, उस दौर में आज़ादी की कोई चीज़ थी ही नहीं। जब आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं था, जिसके अंदर निरंकुश शासन था, अगर उस वक्त सुमन उस निरंकुश शासन से भिड़ गए, नहीं वो कुर्बान हो गए, वो अलग चीज़ है। लेकिन भिड़ करके उन्होंने जो आगे का रास्ता बनाया, अगर आज सुमन होते, तब जनवादी अधिकार नहीं थे, आज अधिकार हैं लेकिन उन पर निरंतर हमला हो रहा है। तो सुमन यही काम करते, क्योंकि तब सुमन का साथ किसी ने नहीं दिया और वो अकेले ही रियासत से जूझे और उनको अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। लेकिन आज अगर वो जिंदा होता तो मेरा मानना है श्रीदेव सुमन जैसे कि आगे के लिए टीवी क्रांति के प्रतीक बने, हो सकता था आज ये पर्वतीय क्षेत्र के अंदर वो सबसे बड़ी नेतृत्वकारी भूमिका में होते। और शायद था कि उनके साथ भले ही उनकी मृत्यु के बाद, जैसे कि जतिननाथ दास की भूख हड़ताल हुई, तो उसके बाद बंगाल के अंदर भूख हड़तालों का सिलसिला चला, लेकिन सुमन जी की मृत्यु के बाद, हत्या के बाद पत्ता नहीं मिला। लेकिन अगर आज वो जिंदा होते तो निश्चित जनसमूह का नेतृत्व करते, कारागाह जाते, हो सकता है जो भी उनको सजाएं होती से भुगतते और आगे के लिए एक रास्ता बनाते, पीछे नहीं हटते, पीछे न रहते निश्चित। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि हमारे जो युवा हैं उन लोगों को क्या सीखना चाहिए और कैसे उनके कदमों पर चलना चाहिए? तो युवा को आज के ज़माने में ये जो लिबरलिज्म का दौर है, इसमें इस तरह से उलझाया दिया गया है कि उसको अपने कुएं से बाहर झांकने को मौका ही नहीं मिल रहा। यहाँ जो है अरब बसंत भी नहीं हो रहा है, बाल स्थित आंदोलन भी नहीं हो रहा है ना, इस तरह से उलझा जाएगा हालत में। लेकिन आज के युवा को भी आज सुमन आदर्श है। ये नहीं कि कुछ युवा हैं, युवा लोग जो सोचते हैं और अगर कोई सही नेतृत्व देने वाला मिल जाए सुमन या नारायण सकलानी जैसा, तो निश्चित रूप से वो सड़कों पे आएंगे और जो ये जनवाद की लड़ाई है, जो ये सांप्रदायिक फाशीवाद के खिलाफ लड़ाई है, इसको मुकाम तक पहुँचाएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करूंगी कि युवा इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और उनको भी श्रीदेव सुमन बनने का एक उनके अंदर क्रांति जगेगी कि वो भी उनकी तरह बने और समाज को
फिर से उस दिशा में ले जाए जिस दिशा में हमारा देश ले जाना चाहिए। उनके लिए जरूरी है सीधे सुमन और नागेंद्र सपनानी को चंद सिंह गढ़वाली को पढ़े। उत्तराखंड के लिए यही 3 आगे के रास्ता दिखाने वाले प्रेरणा स्रोत हैं। धन्यवाद आपका।